कैम छो मजामा। भाई लोग 28 मई की रात साहिल को मालूम था कि जो साक्षी है वो इस वक्त कहाँ है और कहाँ जाएगी और किस रास्ते से जाएगी। यानी कि साक्षी के रूट की सटीक जानकारी थी साहिल खान के पास। लेकिन जिस जगह पर यह दरिंदा कत्ल करता है उसी जगह पर उससे कुछ मिनट पहले का और एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि साहिल आकाश नाम के लड़के के साथ उसी जगह बात कर रहा होता है जहां कुछ देर बाद ही वह साक्षी को मारने वाला है। ये दोनों कुछ बात करते हैं, फिर आकाश वहां से चला जाता है और साहिल वहीं रुकता है। और इसके कुछ ही मिनट बाद वहां लगे सीसीटीवी में एंट्री होती है साक्षी की और फिर साहिल उसके साथ झगड़ा करता है। पहले से ही उसके पास एक खंजर था, वह एक के बाद एक साक्षी पर वार करता है। साक्षी के पूरे शरीर को चाकू के वार से गोद दिया। इसके बाद क्या हुआ ये सारी कहानी कल आपने सुनी। अब आज की कहानी साक्षी मर्डर केस की पूरी कहानी होगी जो अब शुरू होगी। कत्ल करने के बाद साहिल खान घर नहीं जाता, वो वहां से सीधे निकलता है और खंजर अब भी अपने पास छुपाए हुआ था। वहां से एक रिठाला इलाका है दिल्ली का, वहां जाता है। रिठाला का एक सुनसान जगह पर पहुंचने के बाद वह इधर उधर देखकर खून से सना खंजर निकालता है और उस सुनसान जगह पर फेंक देता है ताकि पुलिस के हाथ कोई सबूत ना लगे। अब तक रात के करीब 9:30 का वक्त हो चुका था। सुनसान जगह पर दरिंदा साहिल खान परेशान था कि अब करे तो करे क्या, घर जाए तो पुलिस आ जाएगी और दिल्ली में रहना अब सेफ नहीं था। वह समझ चुका था जल्द से जल्द दिल्ली से निकलना पड़ेगा। वो रिठाला से निकलता है, सीधे एक बस पकड़ता है और पहुंच जाता है बस अड्डे। बस अड्डे आने के बाद अब वह बुलंदशहर की एक बस में बैठता है। अगर बस से दिल्ली से बुलंदशहर जाओ तो लगभग 2.5 घंटे का सफर तय करने के बाद बुलंदशहर का बस अड्डा आता है। बुलंदशहर में सरफराज की बहन रहती है, यानी साहिल खान की बुआ। यहाँ बता दूं कि साहिल खान के पिता का नाम सरफराज है। खैर, इधर दिल्ली से साहिल बस में बैठ जाता है, लेकिन बस में बैठने से पहले वह अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देता है। यानी साहिल को टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी था, कैसे मोबाइल लोकेशन से पुलिस ट्रेस कर सकती है। यानी ये लड़का एक शातिर अपराधी है। अब उसके शैतानी दिमाग की करामत देखिए। वह जब बस बुलंदशहर से थोड़ी दूरी पर पहुंचती है तो बस से उतर गया, क्योंकि उसे ये भी पता था कि फ़ोन स्विच ऑफ होने के बाद भी अगर पुलिस ने ट्रेस कर लिया तो, क्योंकि वह फ़ोन अब भी उसके पास था और सिम कार्ड उसी फ़ोन में था। लिहाजा वह आधे रास्ते बस से उतर जाता है। फिर वहाँ से बुलंदशहर जाने वाली दूसरी बस पकड़ता है और ये लड़का बुलंदशहर देर रात करीब 1 बजे पहुँच जाता है। जब वो अपनी बुआ के घर पहुंचा तो उनकी बुआ और उनका लड़का पूछता है कि इतनी देर रात यहाँ क्यों। तो साहिल बताता है कि यहाँ एक शादी में गया था तो लेट हो गया, तो घर जाने की बजाय यहीं आ गया। उन्हें भी उस वक्त कोई अंदाज़ा नहीं था कि साहिल एक कत्ल करके आया है। बुआ ने कहा कोई नहीं, चलो सो जाओ। तो वह लड़का देर रात बड़े आराम से सो जाता है। वह कत्ल करके आया था, फिर भी पूरी रात ऐसे सोया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अब सुबह होती है। इधर पुलिस को देर रात ही सारी कहानी पता चल चुकी होती है कि साक्षी का कत्ल हुआ और वह सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लग गया। सीसीटीवी के आधार पर साक्षी के जान पहचान वालों ने पुलिस को बताया कि यह आरोपी कौन है। साक्षी के दोस्तों ने पुलिस को बताया कि यह साहिल है और साहिल साक्षी का बॉयफ्रेंड था। वहीं साहिल भी उसी इलाके में रहता था, तो उसके घर का पता ढूंढना मुश्किल भी नहीं हुआ। पुलिस की एक टीम देर रात साहिल खान के घर पहुंच गई। पुलिस ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से साहिल के पिता ने दरवाजा खोला। घर के अंदर पूरा परिवार मौजूद था सिवाय साहिल के, क्योंकि वह भाग चुका था बुलंदशहर। इधर पुलिस साहिल के पिता से बातचीत करती है। इधर साहिल के पिता भी इस घटना से अनजान थे। जब पुलिस ने बताया कि आपके साहिल ने ऐसे ऐसे एक लड़की को चाकू के 4 दर्जन से ज्यादा वार कर मार डाला, तो साहिल के पिता समेत पूरा परिवार थर्रा उठा। फिर घर वालों ने बताया कि वह आज शाम से निकला है और अभी तक घर नहीं लौटा। इधर साहिल का मोबाइल बंद। अब पुलिस के सामने भी चुनौती खड़ी हुई कि साहिल को ढूंढे तो ढूंढेगा। तब पुलिस ने एक काम किया, घर में जितने मोबाइल थे उन सारे मोबाइल के नंबर रिकॉर्डिंग पर लगा दिए, यानी सारे नंबर सर्विलांस पर लगा दिए। लेकिन पूरी रात बीत गई, कोई फोन नहीं आया। इधर पुलिस की टीमें परेशान हो गई। दिल्ली में साहिल से एक बार भी मिलने वाले शख्स तक से बातचीत हुई। साहिल के दोस्तों के घर पर पूछताछ हुई, लेकिन साहिल का कोई सुराग नहीं मिला। सुबह करीब 10 बजे के आसपास साहिल के फादर के फोन पर एक कॉल आता है।
और ये कॉल उनकी बहन का था जो बुलंदशहर में रहती है, यानी साहिल की बुआ का फोन था। फोन पर बहन अपने भाई को बताती है कि साहिल देर रात मेरे घर आया था, तो कहीं शादी या कोई झगड़ा तो नहीं हुआ। इधर साहिल के पिता का फोन दिल्ली पुलिस ने सर्विलांस पर रखा हुआ था। बुआ जब बता रही थी कि साहिल यहाँ मेरे घर बुलंदशहर आया हुआ है, ये बात दिल्ली पुलिस भी सुन रही थी। इधर पुलिस को पता चलते ही तुरंत एक टीम को बुलंदशहर रवाना किया, वो भी बड़ी खामोशी से। इधर घर वालों से बुआ का एड्रेस वैसे भी मिल चुका था। उधर बुलंदशहर पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दिया गया कि आप खामोशी से इस एड्रेस पर नज़र रखें, यहाँ से कोई लड़का भागने ना पाए। उसकी तस्वीर भी भेज दी गई और बताया गया कि हमारी टीम पहुंच रही है। लगभग दोपहर का वक्त हो चुका था। दिल्ली पुलिस की टीम बुलंदशहर पहुंच चुकी थी। उधर बुआ के घर में बिंदास साहिल बेखबर था कि पुलिस पीछे लग चुकी है। लेकिन अब तक कहानी ये हो चुकी थी कि साक्षी की मौत की खबर तमाम न्यूज चैनल पर आ चुकी थी। पूरे हिंदुस्तान ने कातिल साहिल का चेहरा देख लिया था। बुलंदशहर को भी नहीं पता था कि दिल्ली में मरने वाली साक्षी का कातिल बुलंदशहर में छिपा है। वहीं बुआ भी अनजान थी, क्योंकि अब तक बुआ के घर में किसी ने टीवी पर यह न्यूज़ देखी नहीं थी। अब दिल्ली पुलिस और बुलंदशहर पुलिस की टीमें बड़ी खामोशी से साहिल के बुआ के घर को चारों तरफ से घेर लेती है। फिर पुलिस की एक टीम साहिल के बुआ के घर में एंट्री मारती है और वहां बैठे साहिल को दबोच लेती है। इसके बाद साहिल को दिल्ली लाया जाता है, यहाँ उसका मेडिकल किया जाता है और फिर उससे पूछताछ शुरू होती है। जब पूछताछ शुरू होती है तो वह अपनी पूरी कहानी तोते की तरह सुनाने लगा। उसकी कहानी ये थी कि वह दिल्ली के शाहबाद इलाके में एसी और फ्रिज रिपेयरिंग का काम करता था। वह एक मैकेनिक था। कई बार घर घर जाकर लोगों के फ्रिज और एसी ठीक करता था और इसी मोहल्ले में आने जाने के दौरान उसकी मुलाकात साक्षी से होती है। सूत्रों के मुताबिक साहिल करीब 20 साल का था, जबकि साक्षी करीब 16 साल की थी। इधर दोनों की मुलाकात हुई, कुछ दिनों तक बातचीत हुई। फिर बातचीत के दौरान धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे के नंबर दिए। फिर फोन पर घंटों तक बातें होने लगी और फिर मिलने मिलाने के दौरान एक दूसरे से दोनों प्यार कर बैठे। महीनों तक दोनों के बीच बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला चक्कर चलता रहा। इसी दौरान जब दोनों एक दूसरे पर भरोसा करने लगे तो साक्षी ने साहिल को अपने भूतकाल के बारे में बताया। साक्षी ने बताया कि इससे पहले उसकी जिंदगी में और एक लड़का था जिसका नाम है प्रवीण, और प्रवीण के साथ उसकी दोस्ती थी। फिर दोनों प्यार करने लगे, लेकिन प्रवीण से उसका झगड़ा हो गया और दोनों का ब्रेकअप हो गया, तो प्रवीण को उसने छोड़ दिया। और इत्तेफाक से प्रवीण से जब प्यार करती थी साक्षी, तो उसने उसके नाम का टैटू भी अपने हाथ में लिखवाया था। यही नहीं, प्रवीण के बारे में साक्षी के घर वालों को भी मालूम था, लेकिन साहिल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। खैर, प्रवीण के साथ ब्रेकअप की बात खुद साक्षी ने साहिल को बताई, क्योंकि दोनों प्यार करते थे और एक दूसरे के बारे में सब कुछ बताने में बिलीव करते थे, और इस तरह दोनों का रिश्ता आगे बढ़ता चला गया। लेकिन इसी महीने के पिछले हफ्ते साहिल खान को पता चला कि साक्षी प्रवीण से फिर से मिलजुल रही है, उससे मोबाइल पर बात कर रही है। इधर साहिल को यह बात बहुत बुरी लगी कि इसका एक्स था लेकिन दोबारा उसकी जिंदगी में वापिस आ रहा है। साहिल ने इस बारे में साक्षी से बात की। साक्षी ने बोला, हम सिर्फ दोस्त हैं, यूं ही बात कर रहे हैं। लेकिन यहीं से पूरा खेल शुरू होता है। साहिल के दिमाग में शक ने घर कर लिया था कि साक्षी अब प्रवीण से नजदीकियां बढ़ा रही है और मुझे इग्नोर कर रही है। इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। कई बार जब झगड़ा हुआ तो परेशान साक्षी ने कहा, अब तुम मेरा पीछा करना छोड़ दो। ये बात साहिल को राज ना आई, यानी उसका ईगो हर्ट हो गया। ज़्यादातर देखा जाए तो जब एक लड़के और लड़की के बीच दूरियां पड़ती है तो लड़के का ईगो तुरंत हर्ट हो जाता है, क्योंकि उसे लगता है वह लड़की मेरे हिसाब से चले, मैं कहूँ वही करे। साक्षी ने रोज के झगड़ों से ब्रेकअप कर लिया, लेकिन साहिल अब उसके ऊपर तो सनक सवार था। और ब्रेकअप होने के बाद साहिल साक्षी को लगातार धमकाता रहा, टॉर्चर करता रहा मिलने के लिए। जब वो ज़्यादा परेशान करने लगा तो उसने पहले अपनी एक दोस्त आरती को सारी बात बताई। फिर आरती के जरिए जबरू तक बात पहुंची, जो उसी इलाके में रहता है। उसने कहा कि भैया, मुझे ये लड़का तंग करता है और आप इसे समझाओ। जबरू ने तब 27 तारीख को साहिल को कॉल कर फिर रूबरू मिलकर वार्निंग दी कि तुम इस लड़की को परेशान करना बंद कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। फिर साहिल को लगा हो सकता है जबरू उसकी पिटाई करे, और पुलिस बयान में उसने बताया कि जबरू उस पर हमला करे, मैं उस जड़ को ही ख़त्म कर देता हूँ जिस जड़ की वजह से
वो मुझ पर हमला करेगा। और तभी उसने 27 मई की रात ये फैसला कर लिया कि वह साक्षी को मार डालेगा। और फिर 28 तारीख को पूरी प्लानिंग के साथ वह साक्षी को पहले रोकता है, फिर चाकुओं के अनगिनत वार से उसके शरीर को गोदता है और मौत के घाट उतार देता है। तो साहिल पुलिस की हिरासत में है और पूछताछ अभी भी जारी है। अगर जबरू की बजाय साक्षी साहिल के बारे में घर वालों को बताती तो शायद साहिल पर पहले ही एक्शन लिया जाता और शायद ये जघन्य अपराध नहीं होता। एक बात बोलना चाहता हूँ, अपने पहले दोस्त अपने माँ बाप को बनाओ, क्योंकि जब बड़ी मुश्किल में पड़ोगे ना तो कोई यार दोस्त रिश्तेदार काम नहीं आएगा। दुनिया में 2 ही लोग हैं जो बिना स्वार्थ के आपके भले के लिए सोचते हैं और साथ में खड़े रहते हैं, वह है माँ बाप। तो जब भी कोई बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो अपने माँ बाप को तुरंत बता दो, देखो कैसे प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।